हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अब इस चैप्टर को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपका होमवर्क ये होगा कि आपको सब कुछ रीडिंग करना है और जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करना है, जो भी एक्टिविटीज़ उनको करना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है, जो भी डाउट हो तो पूछना है। तो मैंने आपको होमवर्क इसलिए पहले ही बता दिया है कि सबका होमवर्क एकदम फिक्स है। सब कुछ पढ़ना है, रीडिंग करना है, नोट्स बनाना है रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको सॉल्व करना है और जो भी चीज़ ना समझ में आए वो पूछना है। इसलिए बार बार ये मैं पूछेगी कि होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है। ठीक है, तो होमवर्क आपका यही है, रीडिंग करो, समझो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, जो नहीं समझ में आता है पूछो, एक बार, दो बार, तीन बार रीडिंग करो। सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिए किताब में ही होता है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के खुद से करना है। नहीं मिलता है तो इंटरनेट का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, कहीं से भी करिए। नहीं समझ में आता है तो एट लास्ट मैं तो वहीं आपको बताने के लिए। मेन चीज़ देखिए हमारा ये कि जो भी आप कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, जो भी क्वेश्चन है उसको समझना है, जो भी कॉन्सेप्ट उसको दिमाग में बिठाना है, समझना है, वो चाहे जैसे समझें आप, है ना। तो जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो पूछिएगा। सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है कि आपने कहीं से लिख लिया, कहीं से पढ़ लिया। मेन चीज़ है समझना। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जो सबसे पहले आप पेज नंबर 1 खोल लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली बताया जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। यानी कि क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। जो भी जैसे धान, गेहूँ, चावल, सबकी फसल होती है, या कोई और भी फसल हो सकती है, सब्जी वगैरह कुछ भी। तो जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं मतलब खेत में उगाते हैं, और उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं मतलब उसको हम सही जगह पर उसको पहुंचाते हैं, सही से स्टोर कर। जैसे मान लीजिए आपके खेत में बहुत सारा टमाटर उगा है, तो टमाटर ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, उसको दवा वगैरह लगा के सही से रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको कहीं और मंडी में भेजना पड़ेगा ताकि वहाँ से बिक जाए, फिर आपको पैसा मिल जाए। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट मतलब है हमारी फसल ख़राब ना होने पाए, ये होता है मैनेजमेंट। जो भी फसल है उसका मैनेजमेंट करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो मतलब फसल का प्रोडक्शन करना है, मैनेजमेंट करना है, दोनों काम करना है। ठीक, तो इसमें शुरुआत हम करेंगे जो मेन है हमारा 1.1 से शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में पहला स्टेप क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ बताया गया। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं। एग्रीकल्चर मतलब सबको पता है दोस्तों, खेती करना, है ना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती करना, फार्मिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग, खेती करना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले अब हम जानेंगे कि क्रॉप क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज़ क्रॉप। तो साफ साफ देखे लिखा हुआ है कि जब एक ही तरह की फसल, सेम काइंड ऑफ क्रॉप को जब हम बड़े से एरिया में ग्रो करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्रॉप। अब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा कोई ज़मीन है, बहुत बड़ा सा कोई प्लॉट है आपके पास ज़मीन का, तो उसमें सिर्फ आप गेहूँ लगाते हैं, सिर्फ आप वीट लगाते हैं, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे वीट की क्रॉप है। या सिर्फ आप मान लीजिए गोभी लगाते हैं, सिर्फ आप टमाटर लगाते हैं, या कोई भी मतलब एक चीज़ लगाते हैं अगर, मतलब जब हम ओनली वन, एक किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं, किसी भी एक चीज़ को जो पैदावार करते हैं किसी खेत में, तो उसको बोलते हैं क्रॉप। लार्ज स्केल पर सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करना, मतलब अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, या तो वीट, या तो टमाटर, या तो गोभी। तो क्रॉप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन साफ साफ दी हुई है, द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ये किस पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है, याद रखिएगा। किस पे होता है ये, लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर, जब बहुत बड़े प्लॉट में, बड़े से प्लॉट में सिर्फ एक ही फसल उगाएंगे, चाहे गेहूँ, चाहे मटर, चाहे आलू, चाहे प्याज, कोई एक ही फसल होगी, तो उसी को हम बोलते हैं, वो उसकी क्रॉप। मतलब ये गेहूँ की क्रॉप है, ये मटर की क्रॉप है, ये आलू की क्रॉप है, ये टमाटर की क्रॉप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है देखो, वीट, क्रॉप ऑफ वीट का मतलब ये हुआ कि उस फील्ड में सिर्फ वीट होगा, जितने भी प्लांट वहाँ पे ग्रो किए जाएंगे ऑल प्लांट्स विल बी वीट। तो ये हो गया क्रॉप। तो पता लग गया आपको क्रॉप क्या होता है। क्रॉप फसल, किसी भी एक चीज़ को जो बड़े पैमाने पर उगाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप या उसकी फसल। ठीक है, तो क्रॉप्स आपको पता है कई तरह की होती हैं, है ना। सीरियल्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, मतलब कुछ अनाज होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। तो सीरियल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तरह तरह की क्रॉप्स होती हैं।
और इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसके बेसिस पे कि किस सीज़न में ग्रो होती है। क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीज़न के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, कौन ठंडी में, कौन गर्मी में, कौन बरसात में, मतलब अलग अलग कौन किस टेम्परेचर पे कौन सी फसल उगती है, तो उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई, मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कितने तरह की क्रॉप्स होती हैं। सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सारा तो हमें पता है, लेकिन सीज़न के हिसाब से भी होता है। तो चलिए पेज नंबर 2 पे आते हैं। देखिए सीज़न के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है, 2 तरह की क्रॉप्स हो सकती हैं। पहली क्या है, खरीफ। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसी क्रॉप्स जिसको हम कब लगाते हैं, रेनी सीज़न में, बरसात में। ठीक है, तो याद रखिए, जिसको हम कब लगाते हैं, रेनी सीज़न में, बारिश के टाइम पे, यानी कि जब बारिश का टाइम होता है तो उसको हम लगाते हैं। बारिश की टाइम जनरली कब मानी जाती है, जून टू सितंबर। तो जून टू सितंबर के टाइम पे जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जो फसल लगाई जाती है, उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। तो आपको याद रखना, खरीफ क्रॉप वो होती है जो कब उगाई जाती है, जिसको खेत में कब लगाया जाता है, बरसात के सीज़न में। बरसात के सीज़न के साथ साथ ये भी याद रखना है कौन कौन सा महीना, जून टू सितंबर। ये मत सोचना कि आज बारिश हुई तो आज ही लगा देंगे, नहीं। बरसात का सीज़न का मतलब है कि जून टू सितंबर हमारा बारिश का सीज़न होता है। ठीक है, तो जून टू सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल कौन कौन सा, देखिए किताब में साफ साफ दिया हुआ है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप हैं। ठीक है, इसको किताब से आप साफ साफ देख सकते हैं। पैडी हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, किताब में दिया है सब। किताब जरूर लेके सामने बैठेगा, बिना किताब के समझ नहीं आएगा फिर आपको। पैडी हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, कुछ भी आप एग्जाम्पल के रूप में सब लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, या आपसे दे दिया जाएगा भाई पैडी, कॉटन, ऐसे कुछ कुछ लिख देगा, सोयाबीन, बताओ इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, इसका नाम आपको याद रखना है कि ये खरीफ क्रॉप। ये हो गई खरीफ क्रॉप। दूसरी होती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है, कब लगती है ये लगती है विंटर सीजन में, जो ठंडियों में, विंटर सीजन में रबी क्रॉप लगाई जाती हैं। इनका टाइम पीरियड मेनली आपका रखना अक्टूबर टू मार्च। कहाँ से कहाँ तक, अक्टूबर से मार्च तक, याद रखिएगा। अक्टूबर से मार्च के बीच में इनका टाइम पीरियड होता है, तो इसी बीच में ये लगाई जाती हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप पता लग गया पहले आपको। अब आपको पता लग गया रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब लगाई जाती है, विंटर में, याद रखिएगा। विंटर में रबी क्रॉप लगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च। यहाँ सब कुछ देखिए साफ साफ लिखा है किताब में, बस आपको समझते जाना है। अक्टूबर से मार्च के बीच में ये इनका टाइम पीरियड होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया हुआ है, वीट, ठीक है, ग्राम, ग्राम मतलब क्या होता है, चना। वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर। कई बच्चों को यही नहीं पता रहता है, याद रखना है, लिख देते हैं और पता कुछ नहीं रहता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फसल का नाम सब कुछ पता होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर। जब ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी चीज़ें किताब में दी हुई है। मस्टर्ड, लिनसीड, वीट, ग्राम, पी, ये सारी क्या हैं, रबी क्रॉप्स है। ये कब लगाई जाती हैं, ठंडियों के टाइम, मेनली अक्टूबर नवंबर लगाई जाती है। इनका पूरा टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। तो याद रखिएगा ये होता है हमारा रबी क्रॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड पता लग गया, कौन कौन सी फसलें होती हैं वो पता लग गया, किस महीने में लगाई जाती हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं ये पता लग गया। सारे डाउट्स क्लियर हैं। अच्छे से रीड करिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो सुन लीजिए, किताब को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, 2 बार और रीडिंग कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, खेती कर रहे थे, कुछ उसमें क्रियाकलाप भी करने पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है, कल्टीवेशन होता है। कैसे कल्टीवेशन होता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या किया जाता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ जो भी किसान लोग करते हैं उनको सारे मिला के हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं ना, खेती बाड़ी का काम वही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी मेरा एक लद्दाख का स्टूडेंट है, लद्दाख में ही है, उससे मेरी बात हुई तो बोला क्या कर रहे हैं सर, आजकल खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो खेतीबाड़ी मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो खेतीबाड़ी का
काम में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या करेंगे खेती बाड़ी के लिए आप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है खेती बाड़ी का, देखिए साफ साफ दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। सबसे पहले देखिए खेती बाड़ी करना तो पहले हमारे सॉइल, हमारी जो मिट्टी है, जो हमारा खेत है, हमें उसको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बीज ऐसे ही फेंक देंगे तो ऐसे तो होगा नहीं। खेती बाड़ी करना है तो पहले तो खेत को जोतना पड़ता है, बैल से, ट्रैक्टर से, है ना, पावर टिलर से, किसी भी चीज़ से खेत की जुताई करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को हम पहले तैयार करेंगे खेती करना है। तो पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा स्टेप क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए किताब में साफ साफ लिखा, सोइंग। सोइंग मतलब खेत में बीज को लगाना, खेत में बोना, बोलते हैं ना बीज बोने जा रहे हैं, तो सोइंग मतलब खेत में बीज को बोना। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, खेत को हमने जुताई कर लिया, खेत में बुआई भी कर दिया, अब उसमें कुछ डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, खाद, है ना, मैन्योर फर्टिलाइजर। तो मैन्योर या फर्टिलाइजर, मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल देंगे, खाद भी डाल दिया। फिर क्या करेंगे, कुछ और भी चाहिए कि नहीं, पेड़ को चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पानी, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, सिंचाई भी कर देंगे, सिंचाई भी कर देंगे, इरिगेशन भी कर दिया। अब सिंचाई के बाद क्या आएगा, अब उसमें मान लो कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, घास घूस जम रहा है, तो उसको बचाना पड़ेगा ना, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। पांचवा क्या हो जाएगा, वीड से बचाना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड मतलब जो खरपतवार, जो घास फूस जमता है ना खेत में, तो वीड से बचाना है, घास फूस से बचाना। सब कुछ हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, फसल को काटना पड़ेगा ना। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, तोड़ना, जो भी, मतलब खेत से निकाल के लाना। हार्वेस्टिंग कर लिया, फसल को खेत से निकाल लिया, अब क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे सड़क में कि ऐसे कहीं भी डाल देंगे, नहीं, क्या करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं, ताकि उसमें कीड़े ना लगे, चूहे ना खा लें, बारिश ना लगे, पानी ना लगे, बहुत अच्छी जगह उसको स्टोर करना पड़ता है। तो सारे स्टेप्स याद रखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, यही सारे स्टेप्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं अभी। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है सोइंग, मतलब खेत में बीज को लगाना। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खेत में खाद और गोबर वाली खाद और जो केमिकल वाली खाद फर्टिलाइजर आती है वो सब डालना। उसके बाद चौथा है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है, खेत में पानी को देना, सिंचाई करना, खेत में पानी लगाना। पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, घास फूस से बचाना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड जो मतलब घास फूस जो खेत में निकलता है उसका निराई करते हैं, कुछ लोग केमिकल भी डाल देते हैं, सारा घास जल जाता है, घास से भी बचा लिया। अब सब फसल तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काट पीट के घर में लाना, और लास्ट में उसको अच्छे से स्टोर करके रखना, बोरी में भर के, किसी भी चीज़ में भर के रखना, स्टोर करके रखना, उसको सही जगह स्टोर करना, कमरे में, कहीं भी गोडाउन में, कहीं भी स्टोर करना जहाँ पे वो ख़राब ना लगे, धूप से, पानी से, जानवरों से, चूहों से, कीड़ों से बचाना है। तो हमने उसको स्टोर कर दिया। तो ये मेन स्टेप्स हैं। तो सेकंड पेज में हमारा यही दिया है। अब सेकंड पेज में देखिए, इसके बाद बताया जा रहा है इसी सारे स्टेप्स को डिटेल में। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब देखिए बहुत आसान चीज़ है, आपको पता है, आप लोग खेत में जाते हैं, हल से खेत को जोतते हैं, उसमें से पत्थर है, फालतू फालतू चीज़ें हैं, पन्नी है, जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें बेकार हैं, उन सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। तो मिट्टी को जोतते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं, मिट्टी को हवादार बनाते हैं, उसमें से घास वगैरह निकाल देते हैं थोड़ा बहुत जो होता है पहले ही, ताकि वो सूख जाए। मिट्टी को हल भुरभुरा करते हैं हल से, ठीक है, सॉइल को ढीला करते हैं, हल चलाते हैं उसमें। ये सारी प्रोसेस हम करते हैं, इसमें बैलों का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो हैं ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जब इसको लूज़ कर देते हैं तो अर्थवॉर्म वगैरह अच्छे से ग्रो करते हैं, और जो दूसरे माइक्रोब्स होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ये सब प्रिपरेशन, मतलब हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं भाई खेत बनाने के लिए भी, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और जैसे जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं, किसानों का दोस्त, क्योंकि ये बहुत मदद करता है फसल को उगाने में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सॉइल में ह्यूमस डालने का काम करते हैं। ह्यूमस एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है जो सॉइल को उपजाऊ बनाता है या फर्टिलाइज बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है।
तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में मदद करते हैं। तो जोतने से क्या होता है, खेत की जुताई करने से क्या होता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स अच्छे से उसमें उठते बैठते हैं और सॉइल को अच्छा और बनाते हैं। उसमें हवा भी लगेगी, हवा लगता है, पानी लगता है, धूप लगता है, जो भी मतलब उसमें लगना है सब कुछ ठीक से हो जाता है वो। तो इस तरह से क्या होता है, मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। तो मिट्टी हमारी धीरे धीरे तैयार हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सॉइल को अच्छा कर लिया हमने, तैयार कर लिया अच्छे से, है ना। यही होता है इसमें। तो इसमें हम टिलिंग और प्लोइंग देखिए नेक्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 3 पे, टिलिंग और प्लोइंग। तो लूजनिंग और टर्निंग जो होती है, सॉइल को जो जोतते हैं हम लोग हल से, है ना, बैल से, याक से, ट्रैक्टर से, तो उसको बोलते हैं टिलिंग या प्लोइंग। क्या बोलते हैं उसको, टिलिंग। यहाँ देखिए लिखा हुआ पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, टिलिंग या प्लोइंग। प्लोइंग मतलब जोतना खेत को, उसको हम करते हैं प्लो से करते हैं। प्लो मतलब होता है हल, ठीक है। प्लो मतलब होता है हल, प्लो मतलब होता है हल, जिससे खेत को जोतते हैं। तो खेत हमारा धीरे धीरे तैयार होता है इस तरह से। और कभी कभी क्या होता है, खेत को जोतने से पहले ही कुछ ना कुछ मैन्योर गोबर वगैरह डाल देते हैं, जैसे हमारे गाँव में भी करते हैं। पहले ही खेत में गोबर वगैरह डाल देते हैं, फिर जब जुताई करते हैं तो उसमें अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। तो पहले से खेत में हम कभी कभी मैन्योर जैसे गोबर वगैरह होता है वो डाल देते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं तो खेत हमारा तैयार होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो पहला स्टेप है वो है खेत की जुताई करना, सॉइल की प्रिपरेशन करना। इसमें टिलिंग या प्लोइंग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, प्लो का यूज़ करते हैं, हल का यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो होता है उसमें कल्टीवेटर लगा तो उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर 3 पे एक आदमी बना हुआ है जो बैल से खेत की जुताई कर रहा है। देखिए इसमें एक बीम होता है, प्लो शैफ्ट होता है, प्लो शेयर होता है। जो हल होता है वो इन चीज़ों से बनता है, बीम में हल को बांधा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो तैयार होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि फ्लो का डायग्राम कैसे बनता है। तो ये सब डायग्राम साइंस में देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। तो डायग्राम बना बना के आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हर चीज़ का डायग्राम बनाइए, हर चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए इस तरह से एग्रीकल्चरल अब इम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या है, बहुत सारे टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, खुरपी है, फावड़ा है, हल है, कल्टीवेटर है, हो है, प्लो है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सबके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको देखिए सबसे पहले दिया है प्लो क्या होता है। प्लो क्या होता है ये आपको पता है, ये सॉइल को टिलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। खेत को जोतने के लिए प्लो का यूज़ किया जाता है, हल का यूज़ किया जाता है। इससे वीड्स भी निकल जाते हैं, सॉइल भी अच्छी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, हवादार हो जाती है। इसमें हम बैल का यूज़ करते हैं प्लो में, ठीक है। और लास्ट में जो नीचे इसकी जो मिट्टी को खोदता है उसको क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। देखिए नीचे लिखा हुआ प्लोशेयर। प्लोशेयर जो होता है वो मिट्टी को खोदने का काम करता है, ठीक है। जो आयरन का बना होता है, जो मिट्टी को खोदता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। प्लोशेयर क्या होता है याद रखिएगा। प्लोशेयर क्या होता है, जो आयरन का होता है, जो मिट्टी को खोदता है। सबसे नीचे देखिए आपने देखा यहाँ पे पेज नंबर 3 पे जो हमारा द फ्लो बना हुआ है, नीचे सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है प्लोशेयर। तो सबसे आगे का जो चमकीला हिस्सा है वो प्लोशेयर होता है, जो आयरन स्ट्रिप का बना होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि प्लोशेयर क्या काम करता है, मिट्टी को खोदने का काम करता है। प्लो शैफ्ट होता है, देखिए जो डंडा होता है उसको बोलते हैं प्लो शैफ्ट। तो इसमें यही सब बताया गया कि मतलब हल से हम खेत की जुताई करते हैं और खेत को फिर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लो के बारे में। दूसरा दिया है हो। हो क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 4 पे हो का पिक्चर बना हुआ है। इसमें बीम है, रॉड है, बेंच प्लेट है, ऊपर ग्रिप है, हैंडल है। तो हो होता क्या है, ये भी एक टूल है जो मतलब वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। वो भी एकदम फ्लो की तरह ही है। ये नेक्स्ट पेज पे आपको इसका पिक्चर मिलेगा, पेज नंबर 4 पे मिलेगा आपको इसका पिक्चर। ऊपर देखिए टॉप पे बना है लेफ्ट साइड में हो। तो ये सब चीज़ें पिक्चर के आप बना बना के रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आगे कैसे बनाना है। और अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हो तो आप बना भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। उसके बाद देखिए दे रहा है
नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर। नेक्स्ट है कल्टीवेटर, किस में होता है वो, ट्रैक्टर में है, जिसको ट्रैक्टर खींचता है। तो ट्रैक्टर आपने देखा, ये देखिए पिक्चर में ट्रैक्टर कैसी जुताई करता है खेतों की, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी खेतों की जुताई कर देता है। तो यही सब है इसमें कि खेत को हमने तैयार कर लिया, कल्टीवेटर है, वो है, प्लो है, इन सब की वजह से खेत को हमने तैयार किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा हो गया। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो कल्टीवेटर वो हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप है हमारा सोइंग, मतलब खेत में बीज को लगाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप हमारा है सोइंग, SOWING, ठीक है। सोइंग मतलब क्या होता है, खेत में बीज को लगाना। तो सोइंग हम जानते हैं हाथ से भी कर लेते हैं भाई। जब मिट्टी तैयार हो गई अच्छे से सब कुछ, तो अच्छी क्वालिटी के बीज मिलाने। पहली बात हमें ये देखना कि जो बीज होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, गुड क्वालिटी का, याद रखिएगा, गुड क्वालिटी का बीज होना चाहिए। फिर हम सोइंग करेंगे, खेत में इसको लगाएंगे। इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल टूल्स का भी यूज़ करते हैं लोग। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया है, एक इन्होंने एक ट्रेडिशनल टूल यूज़ कर रखा है, ये फनल की शेप का होता है, देखिए पिक्चर में बना हुआ है। इसमें बीज डालते हैं और वो फिर धीरे धीरे फिर इस तरह से मतलब इस ट्रेडिशनल टूल का यूज़ करके फिर ये खेत में ज़मीन में क्या कर रहे हैं, बीज को डाल दे रहे हैं, ठीक है। बीज को डाल दिया तो उसके लिए हम सीड ड्रिल का भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे सीड ड्रिल बना है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5 पर लेफ्ट साइड में सीड ड्रिल बना हुआ है। सीड ड्रिल का भी काम वही है, सीड को प्रॉपर स्पेस के साथ ज़मीन में लगा देना, ठीक है, ट्रैक्टर की वजह से। और ये एकदम बहुत अच्छे से प्रॉपर डिस्टेंस पे एकदम यूनिफॉर्मली मतलब ये बीज को लगाता है, ठीक है, ना बहुत पास ना बहुत दूर। तो बहुत अच्छा है ये, सही गहराई पर, प्रॉपर डेप्थ पे गहराई सही होनी चाहिए, ठीक है, दूरी भी सही होनी चाहिए आपस में, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, एकदम सही से ये सीड को लगाता है और अच्छे से मिट्टी से इसको कवर कर देता है। और ये मतलब टाइम भी बचाता है, सीड ड्रिल से जल्दी काम होता है, लेबर भी बचाता है, बहुत ज़्यादा आदमी भी नहीं चाहिए होते हैं। तो मशीनों का आजकल यूज़ ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, चाहे जुताई हो, कटाई हो, सीड लगाना हो, कुछ भी करना हो तो हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो सीड ड्रिल का यूज़ करके हम ज़मीन में सीड लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड हमने सीड लगा दिया। तो इस तरह से देखिए ये सीड ड्रिल हमारा आ गया, सीड ड्रिल का हम यूज़ कर रहे हैं। और बराबर सही सही डिस्टेंस होनी चाहिए सीड के बीच में, ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से उसको सनलाइट मिल सके, अच्छे से सनलाइट मिल सके, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, अच्छे से वाटर मिल सके। अगर सीड बहुत पास पास लगा देंगे तो सीड अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीड लगाते वक्त सीड को बहुत अच्छे से एकदम सही दूरी पर, सही गहराई पर, सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट देखिए चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं हमें, है ना। तो सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है इसमें, बस कुछ नहीं है, सारे चैप्टर में यही पूरा एग्रीकल्चर के बारे में लगभग बताया हुआ है। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं पेज नंबर 5 का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 5 पे देखिए दूसरा दे रहा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है, हमारी फसल अच्छी होती है, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र, तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र अब डाल देते हैं खेतों में, तो उससे हमारी फसल अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल जाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं सॉइल में, इसके हम उसकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को पूरा कर देते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल करके। जो भी ज़रूरी होती है वो सारे हमें उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं, गोबर है, खाद है, यूरिया है, जो भी मतलब ज़रूरी होती है वो सब हम डाल देते हैं, ठीक है। क्यों डालना पड़ता है खाद वगैरह, क्योंकि देखिए बार बार हम ग्रो करते रहते हैं खेत में, तो क्या होता है कि वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो हमें उसको न्यूट्रिएंट्स को दोबारा बढ़ाने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसमें गोबर है, खाद है, सब डालना पड़ता है। इसीलिए भाई लगातार वहाँ खेती करते हैं। तो उस लगातार खेती की वजह से क्या होता है, उस सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल से सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे
ख़त्म हो जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है ताकि हमारी फसल अच्छी हो। मान लीजिए गेहूँ की फसल लगा रहे हैं या टमाटर की फसल लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो हमें मतलब अच्छे से मिले। और मैन्योर होता क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से मिलता है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो मतलब गाय भैंस घोड़े सबके गोबर वगैरह जब बहुत काफ़ी दिन तक उसको रखते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, तब वो बन जाता है। एक गड्ढा सा बना के बड़ा सा उसमें रखते 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 बहुत दिन तक वो उसमें क्या होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है, फिर वो धीरे धीरे गोबर से खाद बन जाता है। फिर उस खाद को हम डाल देते हैं खेतों में। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, याद रखना, ठीक है। कैसा मैटर होता है ये, ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसको हम खाद के रूप में खेतों में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो इसको फिलहाल आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो सुनना है, देखना है, अच्छे से किताब को रीडिंग करना है, एक बार दो बार किताब सामने रख के रीडिंग करना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और आपका होमवर्क पहले मैंने बता दिया था, पूरा चैप्टर रीड करना है, अच्छे से समझना है, जो नहीं समझ में आया पूछना है। और लास्ट में जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे मैच द कॉलम हो, चाहे कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो बुक की मदद से जितना हमने पढ़ा है इसकी मदद से आपको पूरा उसमें क्वेश्चन आंसर्स खुद से अपने फेयर नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आपको पूरा रीड करना है, राइट करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। रीड, राइट, रिवाइज और क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करना है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे फिर हम उसको आपको बताएंगे कैसे करना है। वैसे कोशिश करिए कि आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ किताब में ही आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप गूगल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, कहीं से भी ढूंढिए, उस क्वेश्चन आंसर को ढूंढिए, खुद से भी कुछ मेहनत कीजिए। चैप्टर आपको पूरा समझा दिया, अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी करना आना चाहिए। पढ़ने का फ़ायदा तभी है और पढ़ाने का फ़ायदा भी तभी है जब क्वेश्चन आंसर आप खुद से करते हैं, कोई चीटिंग ना करें। मान लीजिए कहीं से देख के भी कर रहे हैं तो पहले उसको देखिए, समझिए, जब समझ में आ जाए तब उसको उतारिए, ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आए मुझे बताइएगा, मैं फिर से उसको समझाऊंगा। और कोशिश करिए अपने वर्ड्स में लिखनी, इंग्लिश इसी से आपकी लिखने की आदत पड़ जाएगी, जिससे आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी। इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखना आना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।